हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज की इस क्लास में हम प्रकाशिकी का एक सब टॉपिक मिरर यानी दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइव टॉपिक हमने कल ही स्टार्ट किया था। कल हम क्या पढ़े थे? प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़े थे। परावर्तन की घटना जो प्रकाश में होती है उसके बारे में पढ़े थे। अब परावर्तन का नियम कौन फॉलो करता है, परावर्तन कौन फॉलो करता है, तो कौन फॉलो करता है? मिरर। तो आज की क्लास में हम मिरर यानी दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं कि दर्पण क्या होता है और दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो क्लासेस चल रही है ना, बहुत लंबी क्लासेस नहीं रहती हैं। छोटी छोटी क्लास में हम एक एक सब टॉपिक को पढ़ते जाते हैं। बड़ी क्लासेस रहती हैं तो बर्डन ज़्यादा हो जाता है। शुरू में तो इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं बच्चे, फिर लास्ट में क्या होता है, बोर होने लगते हैं और लास्ट के जो टॉपिक होते हैं वो स्किप होने लगते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम छोटे छोटे टॉपिक में लगभग 20 मिनट की क्लास में हम एक एक टॉपिक कवर करते हैं और सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, यहीं पे हम दिमाग में क्या करते हैं, उसको बैठा लेते हैं। बिल्कुल वो हमारे दिमाग में फिट हो जाती है और एग्जाम के लिए हम क्या करते हैं, हमारी वो टॉपिक बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम आज बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे मिरर यानी दर्पण के बारे में। और ये जो क्लासेस हैं ना, ये सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि ये यहाँ पे हम एनसीईआरटी का फुल कवरेज कर रहे हैं। सारे टॉपिक आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं, एनसीईआरटी से ही हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी तो आपके हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये जो क्लासेस चल रही हैं, चाहे आपके एसएससी है, रेलवे है, व्यापम का कोई सा भी एग्ज़ाम है, सारे ईएसबी के एग्ज़ाम, व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी के लिए ये उपयोगी है। खासकर ये टेट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जो एमपी टेट वाले एग्ज़ाम है ना, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, इनके लिए बहुत उपयोगी है। और वर्ग 2 और वर्ग 3 की तो परीक्षा भी अभी होने वाली है। वर्ग 2 की जुलाई में पात्रता परीक्षा होने वाली है और वर्ग 3 की कब होने वाली है? अगस्त में होने वाली है। तो उसमें तो एनसीईआरटी टीचिंग एग्ज़ाम में बहुत एनसीईआरटी ही पूछी जाती है। तो ये आपके टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्लास है, या आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पढ़ते हैं दर्पण के बारे में। तो दर्पण क्या होता है? दर्पण वह चिकनी और चमकदार सतह होती है जिस पर प्रकाश यानी रोशनी पड़कर वापस लौट आती है और हमें अपनी छवि इमेज दिखाई देती है। यानी दर्पण कुल मिला के क्या करता है, इमेज का फॉर्मेशन करता है। जो हमारी प्रतिबिंब होती है ना, प्रतिबिंब को दिखाने का काम करता है। अब दर्पण की खोज किसने की? तो दर्पण के खोज का श्रेय किसका किसको दिया जाता है? तो जस्टिस बॉर्न लिविंग को दिया जाता है। किसको माना जाता है? जस्टिस बॉर्न लिविंग को दर्पण का खोजकर्ता माना जाता है। अब जो पारदर्शी कांच होता है, दर्पण का निर्माण कैसे हुआ? तो कोई भी शीशा है ना, कांच है, तो कांच के एक तरफ कांच कैसा होता है? पारदर्शी होता है। अगर इसके एक तरफ सिल्वर का लेप कर दिया जाए, परत चढ़ा दी जाए, पॉलिश कर दिया जाए, या एचजी के किसी यौगिक की पॉलिश कर दी जाए, या फिर रेड ऑक्साइड, क्या रेड ऑक्साइड की पॉलिश कर दी जाए, तो वो क्या हो जाता है? दर्पण में कन्वर्ट हो जाता है, दर्पण का निर्माण हो जाता है। अब किसी भी दर्पण पर कोई भी वस्तु उतनी ही चमकदार दिखाई देती है जितना कि उस दर्पण का क्या है, एरिया है। ठीक है। अगर मान लेते हैं बड़ा दर्पण है, बड़ा दर्पण है तो जो वस्तु होगी वो ज़्यादा चमक वाली दिखाई देगी, यानी वस्तु की चमक क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर छोटा दर्पण है तो जो वस्तु की चमक है, चमक क्या होगी, कम होगी। यानी बड़ा और छोटा दर्पण हमेशा बनाएगा पूरा प्रतिबिंब है, चाहे इतना बड़ा दर्पण हो और चाहे इतना बड़ा दर्पण हो। जो प्रतिबिंब बनाएगा हमेशा कैसा बनाएगा, कंप्लीट प्रतिबिंब बनाएगा, पूरा प्रतिबिंब बनाएगा। बस क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी यानी जो तीव्रता होती है, चमक होती है, चमक पर प्रभाव पड़ता है। बड़ा दर्पण है, बड़ा एरिया है, तो चमकीला यानी अच्छा ब्राइट इमेज हमको दिखाई देता है। जैसे आप देखिए जब मॉल वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े दर्पण लगे होते हैं और वहाँ पे आपके चेहरे की चमक अलग ही होती है ना। अगर कोई थोड़ा सा डल भी चेहरा है तो वहाँ पे जाइए तो देखिए कितना ब्राइट, बिल्कुल पूरा चमकीला दिखाई देता है। वहीं पे आप घर पे आ जाइए, वापस आप अपने ओरिजिनल कलर पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि घर का दर्पण छोटा होता है, तो जब छोटा होगा तो जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब की चमक भी होगी, जो तीव्रता होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फिर से वैसे ही चेहरा दिखने लगता है। तो दर्पण का एरिया ये इंटेंसिटी पे प्रभाव डालता है, चमक पे प्रभाव डालता है, प्रतिबिंब के साइज पे प्रभाव नहीं डालता। प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनती है, पूरी बनती है। ठीक है। अब चाहे दर्पण कितना भी बड़ा हो, ठीक है, और दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, वो हमेशा किस पे डिपेंड करती है, माध्यम पे डिपेंड करती है। ये कुछ चीज़ें आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। अब दर्पण जो है वो काम कैसे करता है? तो दर्पण कैसे काम करता है? मान लेते हैं कोई व्यक्ति है,
ठीक है। अगर आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो जो रोशनी है, प्रकाश है, वो पहले क्या होगी, शरीर से टकराएगी। शरीर से टकराने के बाद वो कहाँ जाएगी, दर्पण के पास जाएगी। और दर्पण से टकराने के बाद वो कहाँ आएगी, परावर्तित होकर हमारी आंखों में आती है। और इसी कारण से हमको जो अपना प्रतिबिंब है वो दिखाई देता है, अपनी इमेज दिखाई देती है। मान लेते हैं ये आप खड़े हैं समतल दर्पण के सामने, ठीक है। अब यहाँ पे आप खड़े हैं, रोशनी आई आप पे, आपसे टकरा के कहाँ गई, दर्पण के पास, और दर्पण से परावर्तित होकर कहाँ आई, आपके आंखों के पास। आंखों से रोशनी टकराएगी तब जाके आपको अपना प्रतिबिंब क्या होगा, दिखाई देगा। इस घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। यही जो प्रतिबिंब बनाने की घटना होती है ना, इसको ही क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। अब हमने दर्पण तो पढ़ लिया कि दर्पण क्या होता है, दर्पण एरिया का क्या प्रभाव पड़ता है, दर्पण के एरिया का, ठीक है। और छोटा प्रतिबिंब है, छोटा दर्पण है चाहे बड़ा दर्पण है, वो इमेज कैसा बनाएगा, पूरा बनाएगा कि अधूरा बनाएगा, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं दर्पण के प्रकार के बारे में। अगर दर्पण के प्रकार की बात की जाए तो दर्पण 3 प्रकार का होता है। पहला होता है समतल दर्पण, क्या होता है, समतल दर्पण। दूसरा होता है अवतल दर्पण, जिसको कॉनकेव मिरर भी कहा जाता है। और तीसरा होता है उत्तल दर्पण, जिनको कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, समतल दर्पण के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखिए, कोई भी चीज़ें हमको ज़्यादा अच्छे से कब याद होती हैं, कब हम उसको ज़्यादा अच्छे से इमेजिन कर पाते हैं, जब उसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में उसको हम यूज कर रहे होते हैं, तब हम उसको बहुत अच्छे से इमेजिन कर पाते हैं और बहुत अच्छे से वो हमको समझ में आती है। तो इसी इमेजिनेशन का यूज करते हुए हम आज किसको पढ़ेंगे, समतल दर्पण को पढ़ेंगे। तो जो समतल दर्पण होता है ना, तो जो घरों में हम दर्पण का उपयोग करते हैं वो क्या होता है, एक प्रकार का समतल दर्पण होता है। अब किसी भी समतल दर्पण में अगर हमको पूरा प्रतिबिंब देखना है तो जो समतल दर्पण की ऊंचाई है, कम से कम वस्तु की कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। मान लेते हैं कोई वस्तु है, कितने फीट की है, 8 फीट की है, तो अगर उसका पूरा प्रतिबिंब 8 फीट का देखना है तो समतल दर्पण कम से कम कितना होना चाहिए, 4 फीट का होना चाहिए, यानी उसकी आधी ऊंचाई का होना चाहिए, तभी जाके वो पूरे प्रतिबिंब का निर्माण करेगा, ठीक है। और समतल दर्पण में वस्तु की चाल कैसी होती है, दुगनी दिखाई देती है। अब कुछ हम समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नहीं, उसके पहले हम कुछ चीज़ें प्रतिबिंब जानने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि समतल दर्पण में कितने कोण पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंबों की संख्या के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो समतल दर्पण, अगर दो समतल दर्पण को हम थीटा डिग्री कोण पे, ये क्या है, थीटा डिग्री के कोण पर रखे जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा, क्या, थीटा डिग्री -1। तो इससे क्या होगा, प्रतिबिंब की संख्या निकल के आ जाएगी। क्या होगा, प्रतिबिंब की संख्या हमको निकल के आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, अगर हम दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे, तो हम इसी फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। यानी थीटा बराबर यहाँ पे क्या दिया है, 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 90 डिग्री -1, यानी कितना आ जाएगा, 360 में 90 का आप डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा, 4 - 1। क्या आ जाएगा, 4 - 1, यानी 3 क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कितने प्रतिबिंबों का निर्माण होगा, तो 3 प्रतिबिंबों का निर्माण होगा। अगर दो समतल दर्पण को 90 डिग्री पर रखा जाता है तो कितने प्रतिबिंब का निर्माण होगा, 3 प्रतिबिंबों का निर्माण होगा। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, आप इसको रट लीजिएगा, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये किसके लिए होता है, प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए समतल दर्पण में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक है। तो जो समतल दर्पण होता है, एक समतल दर्पण हम बना लेते हैं, फिर वहीं से हम चीज़ें कवर करते चलेंगे। ये मान लेते हैं ये समतल दर्पण है, ठीक है। तो इसमें प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, मान लेते हैं कोई ये व्यक्ति खड़ा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2 फीट की है। कितनी ऊंचाई है, 2 फीट की है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में ना, वो भी कितना ऊंचा होगा, वो भी 2 फीट का ऊंचा होगा। कितना होगा, 2 फीट का ऊंचा होगा। यानी जो वस्तु है, जो प्रतिबिंब है, उसका आकार क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। अगर वस्तु का जो आकार है 2 फीट है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितना बनेगा, 2 फीट का बनेगा।
अब दूसरा क्या होता है प्रतिबिंब, दूसरा समतल दर्पण के प्रतिबिंब का क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई वस्तु है वो समतल दर्पण से 2 मीटर दूरी पर रखी है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी समतल दर्पण के 2 मीटर दूरी पर ही बनेगा। यानी वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी जितनी है उतनी ही दूरी वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। यानी दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, दर्पण और वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है। और जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के दूसरे पार बनेगा, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। और प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। जब भी कोई वस्तु आभासी बनती है ना तो हमेशा कैसी बनती है, सीधी बनती है, उल्टा नहीं बनती है। ठीक है। तो 3-4 चीजें आपको याद रखिएगा। वस्तु और प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर होता है। वस्तु से दर्पण की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा बराबर होती है। जो इमेज बनता है आभासी बनता है, वास्तविक नहीं बनता। और कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है। एक चीज है जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, पार्श्व उल्टा बनता है। कैसा होता है, पार्श्व उल्टा। पार्श्व उल्टा मतलब क्या समझते हैं कि लेफ्ट को क्या बदल देता है, राइट में, और राइट को किस में बदल देता है, लेफ्ट में। ठीक है। बाकी ये क्या है, प्रतिबिंब दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंबों का निर्माण के क्राइटेरिया है। अब समतल दर्पण में हम आवर्धन क्षमता को पढ़ लेते हैं कि आवर्धन क्षमता क्या होती है। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होती है, यहीं पे देख लेते हैं। आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, HI/HO। HI मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या होता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये किसके बारे में बताता है, HI यानी हाइट ऑफ इमेज। और ये क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई। HO किसके बारे में बताता है, वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई, HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और HI मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। तो ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई। अब देखिए, जो अभी हमने पढ़ा है कि जितनी ऊंची वस्तु होती है प्रतिबिंब भी क्या होता है, उतना ही ऊंचा। मान लेते हैं 2 फीट ऊंची अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी कितना होगा, वस्तु 2 फीट ऊंची है तो प्रतिबिंब भी कितना होगा, 2 फीट ऊंचा। तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी जो आवर्धन क्षमता होता है ना समतल दर्पण की, इसको हम M से लिखते हैं आवर्धन क्षमता को। तो जो आवर्धन क्षमता होती है ना समतल दर्पण की, हमेशा कैसी होती है, 1 होती है। अब आवर्धन क्षमता भी 2 चीजों पर डिपेंड करती है। एक नया पेज ले लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक। हाँ, तो आवर्धन क्षमता ये किस पे डिपेंड करती है, 2 चीज़ों पे। आवर्धन क्षमता ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। अगर प्रतिबिंब कैसा हो, सीधा हो, और अगर प्रतिबिंब कैसा हो, उल्टा हो। तो अगर प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा, तो जो आवर्धन क्षमता होगी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, +1 होगी। और अगर प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा, तो जो आवर्धन क्षमता है वो कैसी होगी, निगेटिव होगी, -1 होगी। इसीलिए जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कैसी होती है, हमेशा +1 होती है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, 1 होगी। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कि पॉजिटिव का मतलब ये है कि हमेशा इमेज कैसी है, सीधी है। पॉजिटिव दर्शाता है कि इमेज क्या है, सीधी है। और एक दर्शाता है कि इमेज क्या है, बराबर है। तो समतल दर्पण में दोनों चीजें होती हैं, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब होती है और प्रतिबिंब हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है। इसीलिए समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होती है, +1 होगी। देखिए, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है कि वस्तु अगर क्या है, वास्तविक है, वस्तु अगर रियल है, वास्तविक है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, इमेज भी क्या होगा, रियल होगा। ठीक है। वस्तु अगर वास्तविक है तो प्रतिबिंब की भी क्या होगा, रियल होगा। और जब दोनों रियल होंगे तो दोनों का प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रकृति हमेशा क्या हो जाएगी, सेम। अरे वस्तु भी रियल और प्रतिबिंब भी रियल, यानी वस्तु भी वास्तविक, प्रतिबिंब भी वास्तविक। जब दोनों वास्तविक हो जाएंगे तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, इमेज की प्रकृति क्या हो जाएगी, सेम। और जब भी प्रकृति सेम हो जाएगी ना, तो जो इमेज बनेगी वो हमेशा कैसे बनेगी, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टा इमेज बनेगी। और अगर इमेज उल्टा बनी तो इसकी आवर्धन क्षमता कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक है। ये हो गया एक कंडीशन। अब दूसरा क्या है कि अगर जो वस्तु है, वस्तु कैसी है, रियल है, लेकिन जो इमेज बनी, इमेज कैसे बनी, वर्चुअल बनी, आभासी बनी। ठीक। अब वस्तु तो रियल थी लेकिन जो प्रतिबिंब बनी वो आभासी बनी, तो अब दोनों की प्रकृति सेम हुई क्या, तो दोनों की प्रकृति क्या है, सेम नहीं होगी। तो इस कंडीशन में जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। और इसकी आवर्धन क्षमता कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ये 2 चीज़ें आप क्या करिएगा, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक।
और एक चीज़ याद रखिएगा समतल दर्पण के बारे में कि जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ना, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों क्या होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं, अनंत होती हैं। यानी अगर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये क्या होगा, अनंत होगा, तो पावर क्या होगा, पावर हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब पावर जीरो हो जाएगा इसका मतलब ये है कि जो समतल दर्पण है ना ये अपने हिसाब से वस्तु को छोटा या बड़ा करके नहीं दिखाई दे सकता, मतलब नहीं दिखा सकता है। इसीलिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है हमेशा क्या होती है, वस्तु के आकार के बराबर ही होती है। अब हम कुछ और टर्म को पढ़ लेते हैं, जैसे है पेरिस्कोप या परिदर्शी। परिदर्शी क्या होता है, दो समतल दर्पण को 45 डिग्री के कोण पर रखा जाता है तो वह सर्वाधिक दूरी दिखाता है। वो क्या करता है, सर्वाधिक दूरी को दिखाता है। इसी से पेरिस्कोप का निर्माण हुआ है। पेरिस्कोप का निर्माण कैसे हुआ, दो समतल को 45 डिग्री पे रखे तो वो 45 डिग्री के कोण पर जब दो समतल दर्पण को रखा जाता है तो ये सबसे ज़्यादा दूरी को दिखाता है। इसी से पेरिस्कोप का निर्माण हुआ है। अब पेरिस्कोप का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो बंकर में छुपे दुश्मनों की गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु और जो पनडुब्बी होती है ना, पनडुब्बी में दूर की वस्तु देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। अब ग्लैडोस्कोप या क्लैडोस्कोप, क्लैडोस्कोप या बहुदर्शी क्या होता है, तो जब तीन समतल दर्पण को 60 डिग्री के कोण पर आमने सामने रखा जाता है तो बहुदर्शी का निर्माण होता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि जो पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप का निर्माण कैसे हुआ। अब हम देखते हैं बहुदर्शी का निर्माण कैसे हुआ। तो जब दो समतल दर्पण को 45 डिग्री पे रखा जाता है तब पेरिस्कोप का निर्माण हुआ, और जब तीन समतल दर्पण को 60 डिग्री के कोण पे रखा जाता है आमने सामने तो इससे बहुदर्शी का निर्माण होता है। अगला है अनंत प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है समतल दर्पण में, तो किस कंडीशन पे होगा, जब दो समतल दर्पण को आमने सामने 0 डिग्री के कोण पे रख दिया जाए। जब भी दो समतल दर्पण हैं उनको आमने सामने 0 डिग्री के कोण पर रख दिया जाता है, उस कंडीशन में अनंत प्रतिबिंब का निर्माण समतल दर्पण में होता है। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म हैं आज हमने पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि दर्पण क्या होता है, पूर्ण डिटेल में दर्पण की खोज किसने की, दर्पण की प्रकृति कैसी होती है, कब वो पूरा प्रतिबिंब का निर्माण करता है, उसके एरिया और चमक का रिलेशन भी हमने पढ़ा, इंटेंसिटी का रिलेशन पढ़ा। उसके बाद हमने दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ा, समतल दर्पण के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, कुछ टर्मिनोलॉजी भी पढ़ी जैसे पेरिस्कोप है, बहुदर्शी है, अनंत प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, कब किस कंडीशन में होता है, और समतल दर्पण में प्रतिबिंबों का निर्माण का जो फॉर्मूला है उससे हम कैसे प्रतिबिंबों को निर्माण की संख्या निकाल सकते हैं इसके बारे में भी हमने पढ़ा। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता के बारे में भी इस छोटी सी क्लास में हमने पढ़ा है। तो आज हमने दर्पण पूरा कंप्लीट कर लिया कि दर्पण क्या होता है, और उसके अलावा समतल दर्पण के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया है। कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में, और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण इमेज फॉर्मेशन का क्या क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, कैसा क्या रूल होता है, कहाँ पे वस्तु को रखा जाता है, तो कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, उनकी प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में कल की क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।